आप सभी को नमस्ते। मैं पुनः आ गई हूँ अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ क्या पढ़ाती हूँ, तो मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। किस क्लास की? क्लास 8 की। तो इसी क्रम में क्लास 8 की हिस्ट्री में आज आप जानेंगे कला क्षेत्र में परिवर्तन। किस समय की कला के क्षेत्र में परिवर्तन? जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए हुए थे। कौन आए हुए थे जब हमारे यहाँ? अंग्रेज आए हुए थे। इस समय हमारे कला में बहुत तरह के हमारे कला में परिवर्तन हुए थे, जिसके बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि भारत की संस्कृति बहुत संपन्न थी और विविध थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल एवं मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न कालों में भारत के लोगों ने चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, साहित्य कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर ली थी। जैसा यहाँ पे विदित होता है कि 18वीं शताब्दी के आसपास देश के भीतर राजनीतिक विघटन का दौर चल रहा था। राजाओं एवं नवाबों की स्थिति डावाडोल हो चुकी थी। फलता क्या हो गया? तो फलता यहाँ पर साहित्यकार और राजकीय संरक्षणों से ये साहित्यकार वंचित होने लगे। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई के बाद नई औपनिवेशिक शक्तियां उभर कर सामने आ गई, और जब नई औपनिवेशिक शक्तियां उभर कर सामने आ गई तब यहाँ उनका प्रभाव देश के जीवन के कई पहलुओं पर पड़ा, जो कि इतिहास में दर्ज है। इसी दौरान कला के क्षेत्र में भारतीय एवं यूरोपीय शैली एक दूसरे के निकट आए, जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि इसी दौरान जब हमारे यहाँ यूरोपियंस का आगमन हुआ था तो भारतीय और यूरोपीय शैली एक दूसरे के निकट आए। और इस इकाई में हम इसी सब बातों को जानेंगे। औपनिवेशिक कला, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। औपनिवेशिक कला में अनेक यूरोपीय कलाकार अंग्रेज व्यापारी एवं अधिकारी के साथ भारत आए और उनके संरक्षण में अपने कला के रूपों का यहाँ क्या किया? उन्होंने प्रदर्शन किया। ये कला, चित्रकारी, नई शैली, विषयों पे, परंपराओं पे, तकनीकों की भारत की शुरुआत हुई। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को यूरोप देशों में काफ़ी लोकप्रियता भी मिली, क्योंकि इन चित्रों के माध्यम से विदेशों में भारत की छवि को दिखाने का अवसर मिल रहा था, है ना। तो इनको बहुत तरह की इनकी मंसूबे थे, जिनका इससे पता चलता है। यूरोपीय चित्रकार यथावत का दृष्टिकोण को भारत ले आए। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था कि कलाकार अपनी आंखों से जो कुछ देखता है उसे उसी रूप में चित्रित करता चाहिए, ताकि चित्र वास्तविक और असली लगे। ये कलाकार तैल चित्र होता था, ठीक है ना। अब इसके बारे में आगे आप लोग देखें, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब इसी क्रम में यहाँ आप देख रहे हैं तैल चित्र क्या होता है, तो तकनीक को भारत में लाया। क्या किया? एक तकनीक उन्होंने भारत में लाया। कैसी तकनीक ये भारत में लाए? तो ये भारत में एक तकनीक लाए। तकनीक यानी कि इस तकनीक के माध्यम से भारत को उन्होंने लोगों के सामने रखा, और इसमें विषय को यहाँ दिखाया जा रहा है कि अपनी श्रेष्ठता को उन्होंने हमेशा दिखाने की कोशिश की है। भारत के भूदृश्य का चित्रण, यहाँ आपके सामने ये दो तस्वीर है। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीर में आप गौर करेंगे तो ये दो तस्वीरें आपको क्या बता रही हैं, आप ज़रा गौर करें। तो इसमें एक है, ये है टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया गाजीपुर में गंगा के किनारे स्थित खंडहर चित्र, ठीक है, ये 1 नंबर। और दूसरा टॉमस विलियम्स एवं विलियम डैनियल द्वारा बनाया गया कलकत्ता का दृश्य। यहाँ देखिए, एक तो खाली दिखा रहा है बंजर और दूसरा दिखा रहा है हरा भरा। चित्र 1 पर जैसे ही हम नज़र डालें तो चित्र 1 से गुजरते जमीन के टूटे फूटे भवन, इमारत, खंडहर दिख रहे हैं। इसमें ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाए जा रहे हैं जो पतन के कगार पे हैं, है ना। यानी कि हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। उसी प्रकार चित्र 2 को देखें तो चौड़ी सड़कें हैं, यूरोपीय शैली से बने हैं, बड़े भवन हैं, परंपरागत जीवन है, ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के अंतर्गत इनको दिखाने का और अंतर करने का, भारत के परंपरा को दिखाने की कोशिश की गई है। और दिखाया जा रहा है कि भारत पतन की दृष्टि में था, स्थिति में था, और तब ब्रिटिशर आए थे तो ब्रिटिशर इनको ऊपर ले गए थे। इनकी स्थिति, हमारी स्थिति उन्होंने अच्छी की, जैसा कि इन तस्वीरों को हम देखकर पाते हैं।
अब अगले पृष्ठ पे देखें, यहाँ भी आपके सामने एक चित्र है। यहाँ है, ये कला चित्र है ना। अंग्रेजों ने हमारे कला पे भी असर डाला और हमारे कला को भी दिखाया कि हमारी कला कैसी स्थिति थी जब हम थे, और जब वो आए तो कैसी स्थिति थी, उनके आने के बाद भारत कैसा हुआ, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है रूप चित्रण। रूप चित्रण यानी कि लोगों का चित्र। औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण था, यानी हाथों द्वारा चित्र बनाना, जिसमें छवि चित्रण भी थी। भारतीय राजे और महाराजे, ब्रिटिश लोग अपने शक्ति तथा सत्ता तथा धन संपदा के प्रदर्शन करने के लिए किरमिच पर अपनी तस्वीरें बनवाते। पूर्व के समय में छवि चित्र छोटे आकार के बनाए जाते, किंतु औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र आदमक होते गए। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चित्र में भी अंतर दिख रहा है। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ ज़ोफानी द्वारा बनाया गया रूप चित्र, ये है 1784 का, है ना। रूप चित्रण शैली की लोकप्रियता को देखते हुए ये चित्र फोटो बनाना हमारे यहाँ 1750 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। तो यूरोपीय चित्रकला की तलाश में ये लोग भारत आए थे, और 1780 में भारत आए यूरोपीय चित्रकार योहान ज़ोफी द्वारा बनाया गया चित्र 3 एवं 4 रूप चित्रण के कुछ उदाहरण हैं। इन चित्रों में भारतीय नौकरों को अपने अंग्रेज मालिकों की सेवा करते हुए दिखाया गया है। इसमें भारतीयों की हैसियत, देखिएगा क्या क्या लाइन है, भारतीयों की हैसियत को दीनहीन कमतर दिखाने की अंग्रेजों द्वारा हमेशा चेष्टा हुई है, और अंग्रेज मालिक की श्रेष्ठता साबित करना और कीमती परिधान पहने रोबाली शाही अंदाज दिखाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम लोगों को हमेशा अंग्रेज कमतर आंकते थे। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉर्ज विलियम द्वारा बनाया गया आक्ट के नवाब मोहम्मद अली खान का तैल चित्र। आदमक रूप चित्र बनाना जॉर्ज विलियम द्वारा बनाया गया चित्र 5 अकाट के नवाब मोहम्मद अली खान का आत्मकद चित्र है, आत्मक चित्र है। चित्र को देखने से आप समझते हैं कि नवाब ने अपनी शाही रौबदार को किस तरह दर्शाया, जबकि नवाब अंग्रेजों से पराजित होकर उनके पेंशनर हुआ करते थे, है ना, पेंशन उपभोक्ता बन गए थे, उनकी ऐसी रुआबी थी ही नहीं। तो ये गलत चित्र था, ये भी अभी क्लियर हो गया है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं अंग्रेज सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपनी शैली को और परंपरा को हमेशा श्रेष्ठ करके गए, और इसी को वो अपनाते भी थे और लोगों के सामने इनको दिखाते भी थे, जैसा कि इन तस्वीरों से पता चल रहा है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण औपनिवेशिक चित्रण की एक अन्य शैली इतिहास की चित्रकारी थी। भारत में, ध्यान दीजिएगा, चित्रकारी थी। भारत में अंग्रेज की जीत ब्रिटिश चित्रकला के लिए, चित्रकारी के लिए एक प्रमुख विषय वस्तु थी। चित्र 6 और 7 ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रकारी का एक उदाहरण है। इकाई 2 में आप पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और चित्र 6 में आप देख सकते हैं कि इसमें फिर मीर जाफर और उनके सैनिक द्वारा पलासी युद्ध के बाद की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव की आगवानी करते हुए दिखाया जा रहा है ना। यानी कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या किया जा रहा है, तो स्वागत किया जा रहा है। किसके द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद जो मीर जाफर शासक बना था। यानी कि कहीं हमें कमतर दिखाने की पूरी अंग्रेजों की कोशिश रहती थी, वो इनके चित्रकारियों से पता चल रही है। अब यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ भी दिखाने वाली चीज है कि चित्र 7 में श्रीरंगपट्टनम में उस प्रसिद्ध लड़ाई को दिखाया गया है जिसमें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई थी। चित्र में युद्ध के दृश्य को आप देख सकते हैं। इसमें अंग्रेज सैनिक टीपू के सैनिकों की कत्लेआम कर रहे हैं और टीपू किले पर ब्रिटिश झंडे को फहरा रहे हैं। ब्रिटिश चित्रकारी के द्वारा इस चित्र को दिखाया गया है, और इसका मकसद है अंग्रेजों की शक्ति को साबित करना, है ना।
इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य चित्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए चित्रकला की कौन सी विषय, शैली एवं परंपरा को अपनाया। कक्षा में इसकी चर्चा करी तो आपने देखा कि रूप चित्र शैली, तैल चित्र शैली, ये शैलियाँ ये लोग प्रयोग करते थे। अब आप देखेंगे दरबारी कला और स्थानीय कलाकार, यानी कि अंग्रेज जो थे अपनी ही चित्रकारिता को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ भी हमारे यहाँ के जो चित्रकार हाथ से तस्वीरें बनाते थे उनका वैल्यू कमतर हो गया था। भारतीय राज दरबार के संरक्षण में काम करने वाले स्थानीय कलाकारों ने साम्राज्यवादी कला शैली को किस प्रकार चुनौती दी। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न दरबारों में मौजूद स्थानीय कलाकार चित्रकार शैली के रुझानों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक कौन? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों की संस्कृति परंपरा के विरोधी हुआ करते थे। स्थानीय शैली एवं परंपरा को संरक्षण देना चाहते थे। उनके महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र से सजे हुए थे, है ना। भित्ति चित्र वहाँ की लोक चित्रकला थी, उसी से सजे हुए थे। यहाँ पे आप वो चित्र देख भी रहे हैं कि दीवारों पे पेंटिंग्स को आंक दिया जाता था। लेकिन कि अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था, अंग्रेज इसको पसंद नहीं करते थे। और तब हुआ क्या, तो यहाँ उसका अर्श भी देखिए। प्रसिद्ध युद्ध के दृश्य को दर्शाया गया है जिसमें मैसूर की सेना को अंग्रेजी सेना किस प्रकार खत्म कर रही है। बंगाल में भी स्थानीय कलाकारों को अंग्रेजों की शैली एवं परंपरा को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। चित्र 9 में एक जुलूस की तस्वीर है, स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई। इस तस्वीर में परिप्रेक्ष विधि का इस्तेमाल किया गया है। इस चित्र में नजदीक और दूर वाली चीजों के बीच दूरी का बोध कराने के लिए रोशनी और परछाई का उपयोग किया जाता था। ये आप लोग देखते चलेंगे। और भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो जाने के बाद स्थानीय रियासतों के राजे रजवाड़े नवाब की स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि वह कलाकारों को अपने दरबार में सेवा में रख सके। यानी राजाओं के सारे पैसे इन्होंने अपने हाथों में ले लिए थे, यानी इनके पास अपने कलाकार भी नहीं हुआ करते थे भारत के राजाओं के पास। ऐसे में चित्रकारों को भी काम की तलाश में रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों की शरण में जाना पड़ा। भारत आए अंग्रेज अधिकारी व्यापारी भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिससे कि वे भारत को समझ सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकारों ने पौधों, जानवरों, ऐतिहासिक इमारतों, पर्व त्योहारों, व्यवसायों, जाति और समुदाय की तस्वीर बनाने लगे। इस चित्र का कंपनी चित्र से इसका नाम जोड़ दिया गया, इससे लगे कि ये भारत को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कई स्थानीय चित्रकार ऐसे भी थे जो राजे दरबार के प्रभाव से मुक्त स्थानीय परिवेश में चित्रकला की स्थापना शैली एवं परंपरा को रुझान को दर्शाते थे। ऐसी ही शैली में बिहार की मधुबनी पेंटिंग और चित्र शैली के रूप में जानी जाती है। इसमें प्राकृतिक धर्म और सामाजिक संस्कारों के चित्रों को ग्रामीण परिवेश में उड़ेका जाता है। आइए हम देखते हैं मधुबनी पेंटिंग चित्रकारी के दृश्यों को। आगे देखिए हम मधुबनी, अपने बिहार, अपने गौरव को। यहाँ पर जैसे मैं पुनः आपको बता रही हूँ कि हम लोगों के यहाँ पर क्या हो गया था, तो हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग लोकल हमारा बिहार का था। और इस लोक कला की कला प्रेमियों एवं पारखियों का ध्यान उस समय इस तरफ आकृष्ट हुआ जब 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी। सबसे पहले मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली थी। वे इस चित्रकला का पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में छोड़ती गई। इस प्रकार घर के द्वारा बनाए गए घर आंगन के फर्श पे कपड़ों और रंग पर इसका स्थानांतरण होता। अन्य लोक कलाओं की भांति मधुबनी चित्रकला भी विभिन्न पर्व त्योहारों, विवाह, पारिवारिक अनुष्ठानों आदि में इसका प्रयोग होता था। और मधुबनी चित्रकला 2 रूपों में थी, भित्ति चित्र और अरिपन। भित्ति चित्र और अरिपन।
भित्ति चित्र में देवी देवता राधा कृष्ण की लीला, राम सीता के कथा के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया गया। विवाह के अवसर पर घर के बाहर और भीतर की दीवारों पर रति और कामदेव के चित्र तथा पशु पक्षियों के चित्र को प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया। अड़िपन चित्र के आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र था। इन्हें बनाने में पीसी हुई चावल को पानी में रंग में मिलाया जाता। अड़िपन चित्रों के अंतर्गत मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, फूल, फल, स्वास्तिक, दीप आदि चित्रों को उकेरा जाता। मधुबनी शैली चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता। पहले चित्र मुख्यतः दीवारों एवं फर्शों पर बनाए जाते, मगर कुछ वर्षों से कपड़े और कागज पर भी चित्रों को प्रविष्टियों को डाला जाने लगा और इस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक रंगों, ज्यादातर वनस्पतिक का भी प्रयोग होने लगा। इस चित्रकला को कलाकारों द्वारा सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, यहाँ पर इनके नाम है, भगवती देवी आदियों के नाम हैं जो काफी प्रसिद्ध रहे हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह चित्रकला अपने स्थानीय परिवेश की सीमा को लांघते हुए देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसकी प्रदर्शनियां आयोजित होने लगी। जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, आप देख ही रहे हैं। राष्ट्रवादी चित्रकला शैली, इसी प्रकार राष्ट्रवादी चित्रकला शैली का भी विकास हुआ। 19वीं सदी के अंतिम दशक में 20वीं सदी के प्रारंभ में जनसाधारण की तस्वीरों में राष्ट्रव्यापी और संदेशवाहक दिए जाने लगे। राजा कवि वर्मा, ध्यान दीजिएगा, उन चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रवादी कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने तैल चित्रकारी की यूरोपीय कला शैली को अपने चित्रकला का आधार बनाया। इन्होंने रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियों, नाटकों, दृश्य और किरमिच पर चित्रकारी किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्र कला प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए और इस प्रकार ये आकर्षण फैलाते गए और राजा रवि वर्मा ने मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई। यहाँ उनके द्वारा बनाए गए तस्वीरों को छापा भी गया, यानी कि हमारी कला संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हुआ और कलाकारों का आधुनिक स्कूल भी बना। ये भी समय आया, एक समय जब कलाकारों का आधुनिक स्कूल भी तैयार किया गया। 19वीं सदी के मध्य में भारत को पश्चिम शिक्षा से लाभ दिलाने के लिए शैक्षणिक नीति के अंतर्गत सरकार ने कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, लाहौर में कला स्कूल, आर्ट स्कूल्स की स्थापना की। इन स्कूल्स में कला के पाश्चात्य तरीकों को ही अध्ययन का विषय के रूप में रखा गया और ईवी हेलिंग्स मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के कला के अध्यापक थे। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की सहायता से भारतीय चित्रों का एक अलग समूह बनाया जिन्हें कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया और कलाकारों का आधुनिक स्कूल भी कहा गया। बंगाल के राष्ट्रकवि कलाकार का समूह इनके साथ जुड़ा। इस समूह के कलाकारों ने विशेष के चयन एवं तकनीक के अर्जात के भित्ति एवं मध्यकालीन लघु चित्र एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कला को भी प्रेरणा के रूप में लिया। एशिया कला आंदोलन, जापानी कलाकार ओकाकुरा कोजुनो ने जापानी कला पर शोध भी होता था और एक से समय ऐसा था जब जापानी कला की परंपरा तकनीकों को बचाने की ज़रूरत पर बल दिया गया और पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती है शैलियाँ दिख रही थी। उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है, परंपरा को बनाए रखना तथा आधुनिकीकरण के करने के लिए क्या किए जाने चाहिए। वह जापान कला अकादमी के प्रधान संस्थापक बने और इस प्रकार वह जापानी कला अकादमी के संस्थापक हुए। कोकाकुरा ने शांति निकेतन
अब यहाँ पे आइए, शांति निकेतन का दौरा किया और रविन्द्रनाथ टैगोर एवं अरविंदनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। चित्र 12 देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्रों को राजपूत लघु चित्र शैली का प्रभाव देखा जा सकता है और इस प्रकार चित्रकला जापानी कलाकारों का भी इस पे स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये तस्वीरें आपके सामने है, आप देखिए छायाकरण इस्तेमाल नंदलाल बोस के इस चित्र में अजंता की चित्र शैली के प्रभाव साफ देखे जा रहे हैं, है ना। ये सभी 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद कलाकारों का एक पृथक समूह रविन्द्रनाथ के कला शैली से भिन्न विचारों को प्रस्तुत करता समूह कलकत्ता की मान्यता में रहा और कलाकारों का प्राचीन कला रूप में लोक कला एवं जनजातीय कला शैली की प्रेरणा ग्रहण कर चुका था। जैसे जैसे यह भाषा और चलती गई वैसे वैसे कला की नई शैलियां परंपरा का विकास होता गया। औपनिवेशिक चित्रकला एवं राष्ट्रवादी चित्रकला में अंतर स्पष्ट करें। औपनिवेशिक चित्रकला यानी जो यूरोपियंस के द्वारा हम पे थोपी गई थी, हम पे लाई गई थी, जहाँ मशीनों का प्रयोग होता था, और राष्ट्रव्यापी मतलब जहाँ राष्ट्र के लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य होता था, जो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा किया जाता था। कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 में चित्रकला लघु चित्रों को देखकर 12 की तुलना कीजिए तथा अपने समानता असमानता दिखाएं। तो आप लोग देखे ही हैं, मैंने तस्वीर पे समानता और असमानता आपको दिखाई है। भवन निर्माण की नई शैली, नई इमारतें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भवन निर्माण जब भारत में ब्रिटिश शासन का स्थिरता हुई तब बुनियादी तौर पर रक्षा प्रशासन यहाँ देखने वाली बात है। शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थी। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठ अधिकार सत्ता की प्रतीक थी तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए हम देखते हैं और सोचते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह अमली जामा पहनाया हमारे इतने बड़े देश भारत में। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का वो प्रयोग करते थे। इसमें से शैलियों को ग्रीक रोमन स्थापत्य कला कहा गया। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणित की संरचना एवं गुंबद का निर्माण शैली विशेषता। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम के भवनों के निर्माण की शैली से ली गई और यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित की गई। अंग्रेजों ने इसी शैली के प्रयोग से भारत में शाही भवन भी बनाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह शैली जिसमें काफ़ी उपयोग किया गया, ये है गार्थिक शैली। ऊंची, छोटे, नोकदार मेहराब, बारीक सजे धजे शैली के रूप थे। गार्थिक शैली का प्रयोग सरकारी इमारतों और संस्थानों के गिरजाघरों को व्यापक तौर पर बनाने में किया जाता। 19वीं सदी के आखिर में 20वीं की शुरुआत में मिश्रित स्थापत्य कला शैली जिसमें भारतीय एवं यूरोपीय शैली को देखने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप देखिए मद्रास का लॉ कोर्ट, यहाँ आप देखेंगे इंडो सारानोसिक शैली, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भवनों में भी अंग्रेज अपने शैलियों का प्रयोग करते थे। अपना जिस प्रकार का वो भवन निर्माण करते थे अपने यूरोप में, उसी तरह का भवनों का यहाँ भी निर्माण करवाते थे। और हम इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे, इसके साहित्य के बारे में, और इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। इस प्रकार हम जाने कि अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारी शिक्षा, न सिर्फ हमारे अर्थ, न सिर्फ हमारी कला, न सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और हमें उन्होंने सिखाया, हमें उन्होंने ऐसा बनाया कि हम संगठित होकर एकत्रित हुए और हम सभी भारतवासियों ने इनके विरुद्ध अपना जो हमारा गुस्सा था, हमारा जो आक्रोश था, उसे विद्रोह के रूप में हमने अपनाया और तब जाकर पूरा भारत संगठित हुआ और संगठित होकर एक मोर्चे में आया और भारत के लोगों ने तब जन आंदोलन प्रारंभ किया और तब जाकर हमारे देश के लोगों को 15 अगस्त 1947 को 100 साल लड़ने के बाद आज़ादी मिली, 1857 की विद्रोह के बाद।
अब आगे की चैप्टर्स में आप जानेंगे 1885 से लेकर 1947 के इतिहास के बारे में कि इस समय कौन कौन से कारण हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए, किस प्रकार देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद का भारत किस प्रकार रहा और इतिहासकारों ने किस प्रकार मदद की। ऐसी कुछ 2-3 बातें हैं, मुख्य बिंदुएं हैं जिनके बारे में हम अगले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे, जानकारियाँ पाएंगे। आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही लाभ देगा और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत तरह के जानकारियों का इसमें सोर्स प्राप्त होगा, इसलिए ज़रूर पढ़ें।